दिल्ली शहर में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी जो कि बहुत ज्यादा गरीब थी। कई साल पहले की बात है। सीमा के माता पिता का दिल्ली शहर में बहुत ही बड़ा घर था। सीमा के माता पिता दोनों एक बिजनेसमैन थे और उनका एक बड़ा बिजनेस भी था। सीमा के माता पिता का बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो लोग बिजनेस बंद करके और अपना घर बेच करके किसी दूसरे शहर की ओर रवानगी कर रहे होते हैं। तभी सीमा अपने चाचा के घर पर होती है और उसके माता पिता दोनों गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी सड़क हादसे में सीमा के माता पिता की गाड़ी एक ट्रक के नीचे आ जाती है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। सीमा के माता पिता की मौत होने के बाद से सीमा के चाचा जी सीमा की जिम्मेदारी नहीं लेते और सीमा को रोड पर छोड़ देते हैं। फिर सीमा भीख मांगकर अपना पेट भर लिया करती थी और ऐसे ही सर्दियों का समय आ जाता है। सीमा सड़क पर बैठी भीख मांग रही होती है, लेकिन आज सीमा की किस्मत इतनी खराब थी कि आज उसे कोई भी पैसे नहीं दे रहा था और सीमा ने रात से कुछ भी नहीं खाया होता है। तभी वो देखती है कि अरे बाबा जी, आपको ये रोटी कहाँ से मिली? आधी रोटी मुझे भी दे दीजिए ना। अरे बेटा, मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया है, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है। ये रोटी तो मुझे पास वाली मंदिर में ही मिली है, तुम वहाँ पर चली जाओ। ये सुनने के बाद सीमा पास वाले मंदिर के पास चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रोटियां या प्रसाद नहीं बांट रहा होता है, जिसे देख कर के सीमा बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। भगवान जी, आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। लगता है कि आज मेरे नसीब में एक रोटी भी नहीं है। ऐसे ही निराश होकर सीमा टहलती हुई एक पार्क के पास आ जाती है। सीमा पार्क में झूले देखकर पार्क के अंदर चली जाती है और झूला झूलने लगती है। तभी वो देखती है कि कुछ बच्चे अपने घर से रोटियां लाकर कुत्ते को डाल रहे होते हैं। ये देखकर सीमा को लालच आ जाता है और वो उन बच्चों के जाने के बाद वहाँ पर पड़ी हुई रोटियां उठा लेती है। अरे, मुझे लगता है कि सभी बच्चे यहाँ पर रोज रोटियां डालते हैं। अब मैं यहाँ से रोज रोटियां उठाकर उन बाबा जी को भी दे दिया करूँगी, ताकि वो भी मेरी तरह भूखे न रह सके। और फिर सीमा वो रोटियां लेकर उन बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी, आपने तो मुझे बोला था कि मंदिर में मुझे रोटियां मिल जाएगी, लेकिन मंदिर में तो कोई भी रोटियां नहीं बांट रहा था, लेकिन मुझे रोटियां मिल गई। लीजिए, एक रोटी आप भी ले लीजिए। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे लिए भी रोटियां ले आई। वैसे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सीमा अपनी सभी कहानी बाबा जी को बताती है। इसके बाद बाबा जी को सीमा पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है और वो बोलते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, आज से मैं अकेला था, पर आज से तुम भी मेरी बेटी हो और तुम मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलकर रहना और मैं भी कोई काम की तलाश करूँगा जिससे कि तुम अच्छा खाना खा सको। इसके बाद बाबा जी जगह जगह काम की तलाश करते हैं। सेठ जी, क्या आपके यहाँ कोई काम है? अरे, कहाँ से चले आते हो मुंह उठा करके? तुम लोगों का कोई अता पता भी नहीं है। कल को तुम मेरे यहाँ काम करो और मेरे यहाँ चोरी कर बैठो, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को काम पर नहीं रखता हूँ। चलो निकलो यहाँ से। सेठ जी बाबा जी को धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। निराश होने के बाद बाबा जी घर वापस आ जाते हैं और ये सब बात वो सीमा को बताते हैं। जिसके बाद सीमा बोलती है कि बाबा जी, क्यों न हम लोग जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर थोड़े बहुत पैसे जमा कर ले, जिससे कि हम लोग गुब्बारे बेचने का काम शुरू कर देंगे। इससे हम अपने 2 वक्त की रोटी तो खा पाएंगे और सर्दी भी आने वाली है। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। लकड़ियाँ काट कर हम अपना काम चला लिया करेंगे, जिससे कि हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। हाँ सीमा बेटा, तुम सही कह रही हो। अगले दिन सीमा और बाबा जी दोनों मिलकर जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए चले जाते हैं। दोनों मिलकर बहुत सारी लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। उनमें से वो आधी लकड़ियाँ बेच देते हैं, जिससे उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपना राशन ले आते हैं और फिर वो 2 वक्त की रोटी भी खा सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे तैसे वो लोग दाल रोटी से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। और फिर सर्दियों का समय भी आ चुका था। बहुत ही जोर से ठंड पड़ने लगी थी, पर फिर भी सीमा गुब्बारे बेचने के लिए जाया करती थी। वही बाबा जी रोज लकड़ियाँ काट कर ले आते थे। ठंड के कारण वो लोग लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। एक दिन सीमा फुटपाथ पर जाकर गुब्बारा बेच रही होती है। तभी उसके पास आकर एक गाड़ी रुकती है। कोमल, लगता है कि गाड़ी पंचर हो गई है। चन्नू और रिंकी, तुम सभी गाड़ी से उतरो, मैं खुद कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं श्याम, पास में कोई मैकेनिक होगा, आप देख करके आओ, फिर उससे पंचर ठीक करवा लो। ठीक है, मैं देख करके आता हूँ। श्याम इधर उधर काफी ढूंढता है, पर उसे कोई भी मैकेनिक नहीं मिलता है। सर्दी का समय भी था।
समय इतनी जल्दी बीतता है कि रात हो जाती है, वक्त का पता ही नहीं चलता है। तभी वही पास में खड़ी सीमा बोलती है, क्या हुआ मैडम, आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? अरे बेटा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बात है क्या? मैडम आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आज रात आप वहीं पर रुक जाइए। सीमा की हालत देखकर कोमल और श्याम सोचते हैं, पता नहीं ये कैसे रहती होगी और कौन सी जगह पर रहती होगी। वो लोग सोचने के बाद ये निर्णय लेते हैं कि रात बहुत ही ज्यादा हो गई है, इस समय ना ही उनको कोई मैकेनिक मिल रहा है, ना ही कोई टैक्सी वाला। बच्चों की तबीयत इतनी ठंड में खराब ना हो जाए, इसीलिए वे लोग सीमा के साथ चलने का फैसला करते हैं। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। श्याम और उसकी पत्नी कोमल गाड़ी में पड़े कंबल और कुछ खाने पीने की चीज लेकर सीमा के साथ उसकी झोपड़पट्टी में चले जाते हैं। अरे मम्मी ये कैसा घर है? ये तो कोई झोपड़पट्टी लग रही है। आज रात को हम यहाँ पर रुकेंगे क्या? मुझे तो यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। मम्मी यहाँ पर तो एक लकड़ी का दरवाजा ही है, कहीं शेर इस झोपड़पट्टी में ना घुस जाए। मम्मी चुन्नू सही कह रहा है, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि कहीं सांप हम लोगों को ना काट ले। मम्मी चलिए ना, घर चलिए। अरे बेटा कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, चलो अब अंदर चलो। सीमा के साथ श्याम का पूरा परिवार झोपड़पट्टी के अंदर आ जाता है। और सीमा बेटी ये लोग कौन है? बाबा जी ये अंकल की गाड़ी खराब हो गई थी, इनको कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा था, रात का समय था तो मैंने इनको बोला कि आप मेरे घर आ जाइए। ठीक है ना बाबा जी, अब मैं इन सब के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। और फिर सीमा सभी के लिए खिचड़ी बनाती है। श्याम और कोमल भी वो खिचड़ी खाते हैं, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें होती है वो सब चुन्नू और रिंकी खा लेते हैं। जिसके बाद श्याम वो खिचड़ी खाकर बोलता है, अरे वाह सीमा बेटा, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर तो मुझे ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही है। हाँ चुन्नू के पापा आप सही कह रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है। खाना खाने के बाद कोमल और श्याम बाबा जी से बहुत बातें करते हैं। जिसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि सीमा उनकी बेटी नहीं है और वो कितने दुख परेशानियों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, उन दोनों को बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। पर वो लोग भी बहुत ज्यादा मजबूर थे, वो उनकी मदद नहीं कर सकते थे और ऐसे ही सभी लोग सो जाते हैं। सुबह होते होते बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगता है और इतनी जोर से हवाएं चल रही होती है जिसकी वजह से झोपड़ी की खिड़की टूट जाती है और फिर सीमा वहाँ पर अपनी चादर लगा देती है। सीमा बिना चादर के सो जाती है और रात भर ठंड से सिकुड़ती है। सुबह होते होते ही तूफान आंधी थमी नहीं होती है और बहुत ही तेज तूफान होने लगता है, जिस कारण सीमा की झोपड़ी पर एक पेड़ गिर जाता है, जिस कारण से वो झोपड़ी टूट जाती है। पर वो सभी लोग अपनी जान बचा लेते हैं। मम्मी मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ पर शेर आ जाएगा, देखो ना शेर ने आकर हमारी झोपड़ी तोड़ दी। अब हम क्या करेंगे? हाँ मम्मी चुन्नू सही कह रहा है, हमें जल्दी से घर ले चलिए, नहीं तो हमें शेर खा जाएगा। इस हादसे की वजह से चुन्नू और रिंकी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। पर किसी तरह श्याम और कोमल चुन्नू और रिंकी को चुप कराते हैं। कोमल और श्याम सोचते हैं कि अब बाबा जी और सीमा का क्या होगा। उन लोगों पर तो वैसे भी कितनी मुसीबत है, पर अब तो उनके सर के ऊपर जो छत थी वो भी टूट गई है। इसके बाद कोमल और श्याम ये फैसला करते हैं कि वो सीमा को गोद ले लेंगे। जैसे वो 2 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सीमा को भी पढ़ा लेंगे और उसके लिए भी और ज्यादा मेहनत करेंगे। साथ में ही वो दोनों बाबा जी को भी अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। बाबा जी को अपनी सोसाइटी के गार्ड की नौकरी दिलवा देते हैं और फिर सीमा और रिंकी तीनों मिलकर स्कूल जाया करते हैं। तीनों मिल बांट कर रहने लगते हैं। चुन्नू और रिंकी भी सीमा को कभी ये महसूस नहीं कराते कि वे उनकी सगी बहन नहीं है और हमेशा उनके साथ सुख दुख बांटा करते। ऐसे ही सीमा की दुख भरी जिंदगी खुशियों में बदल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।